Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एक्सटेंड माय हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो फर्स्ट वीडियो अबाउट 30 MCQs वेयर देयर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा प्यार मिला है उस पर आप सब लोगों का। फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड टुडे uh, I will be discussing about some basic concepts on financial accounting. I want you to understand the basic concepts of financial accounting, and after that, it will be very easy for you to understand and comprehend the advanced concepts of financial accounting. So, this video will be about maybe half an hour or more than that, about 30 MCQs will be there, and I am going to discuss on all those 30 MCQs briefly. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और आपके प्यार से जो आने वाली सीरीज़ है वो भी मैं लेके आ जाऊंगा ओनली फॉर यू पीपल। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, it is the system of recording transactions based on a dual aspect concept is called। और जो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, देन डबल एंट्री सिस्टम, सी इज सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड डी इज अ मॉडर्न एंट्री सिस्टम। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं जिनको कौन बनाता है। इट इज़ दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ICAI। ठीक है, उनको कौन बनाता है? ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं? इट कम्स अंडर MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इनके अंडर ये ICAI आता है, और ये क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रिंसिपल, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कॉरपोरेट्स की हाउ दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, आई मीन टू से द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लाइक हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है? जो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, दो अकाउंट्स इफेक्ट हो जाते हैं। उसमें एक अकाउंट बेनिफिट देता है और एक अकाउंट बेनिफिट लेता है। ठीक है, तो ये किस एंट्री सिस्टम के अंदर आता है? अगर हम देखेंगे, क्या ये डबल अकाउंट सिस्टम में आता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्या ये सिंगल एंट्री सिस्टम में आता है? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मॉडर्न एंट्री में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है इन तीनों में। अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन और एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। that means it is going to affect two different accounts. For example, I will give you an example here. अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, say for example, purchased goods for ₹5,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर परचेजिंग की गई है, परचेज्ड गुड्स, कितना अमाउंट पे किया गया उसके लिए? ₹5,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं वो है, एक है परचेज अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है, एक है परचेज अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। अगर हम अब देखेंगे इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे बनेगी? इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना होता है, इट इज़ 5000 रुपीज़, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है, फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अब हमारे दो अकाउंट क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। कौन कौन सा अकाउंट, रिमेंबर दिस, इट इज़ परचेज अकाउंट एंड द अदर वन इज कैश अकाउंट। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर परचेज अकाउंट का डेबिट क्यों हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है। दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग क्वेश्चंस। So let's move to the question number 2. So for this the answer is, remember this, it is double entry system. We'll go to the second question. So question number 2 is a long term assets without any physical existence but possessing a value are called. तो उनको हम क्या बोलते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट उनका अपना एक वैल्यू होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, नो। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग, इट इज द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, ठीक है, और एनी आइटम जिसको हम लाइक एक्वायर करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, सो दैट वी कैन जनरेट इनकम आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या तो हम उससे इनकम जनरेट करेंगे या तो एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एप्रिसिएशन विल बी increase in the value of that asset. You can take the example of stocks. When you invest in stocks, you are going to acquire those shares. Why? Because you want appreciation. अगर तुम आज उसको परचेज करोगे, कल तुम उसको ज़्यादा वैल्यू पे सेल कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। देन होता है करंट एसेट। क्या हम उनको करंट एसेट बोल सकते हैं क्या, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं बट उनका वैल्यू होता है, उनको हम करंट एसेट नहीं बोल सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम में अगर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। क्या हम उनको फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। यू कैन टॉक ऑफ लैंड, यू कैन टॉक ऑफ मशीनरी, राइट, यू कैन टॉक ऑफ बिल्डिंग, दे ऑल हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो उनको हम नहीं बोल सकते। वाई दे आर फिक्स्ड, क्योंकि हम इनको लाइक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट करंट, हम इनको 1 साल के लिए परचेज नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा इनटैंजिबल एसेट्स। तो इनटैंजिबल एसेट क्या होता है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है लेकिन दे पॉजेस सम वैल्यू। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गुडविल हियर, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेटेंट इज हियर, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉपीराइट इज हियर। दे आर ऑल what, without any physical nature, without any physical existence, but they have value, they possess value, and hence the answer to this question number 2 is part A. Fine, we'll go to the next question, that's question number 3rd. Question number 3rd is the assets that can be easily converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as। ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ। क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वी डोंट कॉल दैट एज एन इन्वेस्टमेंट, वी डोंट कॉल दैट एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। क्या हम उसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, वी डोंट कॉल दैट। डू वी कॉल देम फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ कोर्स नो। डू वी कॉल देम करंट एसेट्स, यस। सो करंट एसेट्स आर those assets that are converted into cash within a shorter period of time, and that time duration is 1 year or less than 1 year, right? So the answer to the question number 3rd is A. तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4 is talking about the net profit is calculated in which of the following account। तो हमें ये बताना है कि इन सब में से यहाँ पर कौन से अकाउंट में हम प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट हम कौन से अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है।
इससे हम नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जो हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, जो लेजर अकाउंट्स के जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, उनको हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर देम टू द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो क्या हम नेट प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको ट्रायल बैलेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते। क्या हम उसको बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर सकते हैं? बैलेंस शीट जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कंपनी के या एक एंटिटी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि एक कंपनी के एसेट्स कितने हैं और इसके लायबिलिटीज़ कितने हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हम फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिसको हम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोलते हैं या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इससे हम एक एंटिटी का जो नेट प्रॉफिट होता है, हम उस नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। किससे? फ्रॉम दिस प्रॉफिट एंड लॉस account. I hope you are understanding it. I think this is very easy to comprehend because they are very basic questions. In case like if you have any problem in understanding my explanation, you can pause the video and you can go back, you can play it again and watch it again. I hope you will understand it definitely. We'll move to question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। अगर ट्रायल बैलेंस जो है उसका जो डेबिट और क्रेडिट है, अगर वो बैलेंस नहीं हो जाएगा तो उसमें जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम कहाँ पे पार्क कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज अ नॉमिनल अकाउंट, सी इज द कैपिटल अकाउंट एंड डी अ सस्पेंस अकाउंट। तो हमें ये बोलना है कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होता है, जो अगर बैलेंस ही नहीं हुआ, लाइक इफ इट इज़ नॉट एग्रीइंग दैट डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, और इनमें से जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ पे डाल सकते हैं, कहाँ पे एंटर कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने तो अभी बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये एक इनकम स्टेटमेंट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम जो होता है वो हम किस में एंटर करते हैं? वो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, राइट? किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और अगर हम फिर दूसरा करेंगे, इसकी बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा होता है रियल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट इज द अबाउट द जो लॉसेस एंड गेन्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक एंटिटी के। लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ, ठीक है? या ये जो कंपनी का इनकम होता है, ये स्टेटमेंट उसी के बारे में होती है। इन शॉर्ट वी कैन से द नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम्स एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका ये क्या होता है? अकाउंट होता है। कौन सा वाला? नॉमिनल अकाउंट। सो आई रिपीट इट अगेन, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द इनकम्स और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये जो अकाउंट होता है दिस इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल अगर हम बताएंगे नॉमिनल अकाउंट की, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल वी हैव परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट के बाद आता है हमारा, यू कैन टेक द एग्जांपल सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज a nominal account. Then you can take example of sales account. This is again what? This is a nominal account. ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, तो ये भी आंसर नहीं है, पार्ट बी इज आल्सो नॉट द आंसर। उसके बाद जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट विल टेल अस अबाउट द चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन organization. But here in this question number 5 we are talking about if there is a difference in the total of the debit side and credit side of a trial balance, where are we going to enter that difference? So the left out option here is D, that is सस्पेंस अकाउंट। अगर हम सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे, ये अकाउंट होता क्या है?
ये एक ऐसा अकाउंट है जो कंपनीज क्रिएट करते हैं। किस लिए क्रिएट करते हैं? दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड क्या, ऐसे ट्रांजैक्शंस को जो एम्बिग्यूअस होते हैं, जिसके ऊपर कंपनीज को सस्पेक्ट होता है, मतलब लाइक एक डाउट होता है, सस्पेंस होता है कि इस ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम फर्स्ट कहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कंपनीज जो होती है, जो अकाउंटेंट होता है, उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। इसीलिए जब उसको उसका नॉलेज नहीं होता है, व्हाट ही डज, he is going to enter that transaction into this account which is called as suspense account। जैसे उसको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन क्या है, then he is going to take that transaction and enter it in their respective accounts। ठीक है, या अगर यहाँ पर ये डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस क्यों हुआ है, वी डोंट नो अबाउट दैट। जब तक हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे एरर्स का इन द ट्रायल बैलेंस एंड इन द लेजर अकाउंट्स, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये डिफरेंस क्यों हुआ है। क्योंकि देर आर like many errors that an accountant can commit while preparing the ledger accounts or while preparing the journal transactions and then transferring them into the respective accounts। ठीक है, तो वो तब तक वो क्या करेगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये डिफरेंस क्यों हुआ है, दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी पार्क्ड इन दिस अकाउंट विच इज कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आई होप आई मेक इट क्लियर। विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज कैश, गुड्स और assets invested by the proprietor in the business for earning profit is called A, उसको हम क्या प्रॉफिट बोलते हैं, B कैपिटल बोलते हैं क्या, C फिक्स्ड एसेट्स और D नन ऑफ दिस। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या है, ये जब एक प्रॉपरेटर या जब एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वहां से उसको जो भी रिटर्न मिलता है दैट्स कॉल्ड एज प्रॉफिट। फाइन, सो दिस इज नॉट द आंसर, वेरी सिंपल। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करती है फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड द एग्जांपल हियर इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। फाइन, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद नन ऑफ दीज, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, दैट इज कैपिटल। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपरेटर, चाहे वो कैश इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो गुड्स देगा, या कोई भी एसेट अगर वो इन्वेस्ट करेगा किसी भी बिजनेस में इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर ही वो क्या करेगा, ही इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट ऑन दैट। ठीक है, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। फर्स्ट वन इज पोस्टिंग, B ledger, C account and D none of the above। तो सबसे पहले अगर हम इधर पोस्टिंग की बात करेंगे, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग का मतलब होता है जब भी हम एक एंट्री को जर्नल से ट्रांसफ़र करेंगे इनटू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। पोस्टिंग इज व्हाट, पोस्टिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है, दैट्स कॉल्ड एज जर्नल। तो जर्नल से उठा के हम उसको कहाँ पे डालते हैं, इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो ये याद रखो यहाँ पर कि जो बुक का प्राइमरी एंट्री है वो कौन सी है, इट इज जर्नल। तो हमें ये यहाँ पे बताना है कि बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, पोस्टिंग का तो इट इज़ ए प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक एनी बुक, तो ये आंसर नहीं हो सकता है फिर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अकाउंट की बात करेंगे, व्हाट इज एन अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट इज एक्चुअली ए स्टेटमेंट। ठीक है, जो क्या करता है, विच इज गोइंग टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बहुत इनकम भी आएगा और एक्सपेंडिचर भी आएगा। ठीक है, तो ये किस में हम रिकॉर्ड करते हैं, इन समथिंग विच इज कॉल्ड एज अकाउंट। ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। उसके बाद नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज कॉल्ड एज लेजर। ठीक है, तो लेजर इज आल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ सेकेंडरी
एंट्री। तो इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम जो एंट्रीज होते हैं, जो हम कहाँ पर क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल, by posting we are going to transfer them in a book which is called as the book of secondary entry, उसको हम क्या बोलते हैं, that's called as ledger। ठीक है, let's move the question number 8। Question number 8 is the account maintained by the bank for its customer is known as, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो एक बैंक अकाउंट मेंटेन करता है किसका, इसके कस्टमर का, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको पे स्लिप बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। क्या हम उसको पासबुक बोलते हैं, क्या हम उसको मिरर वर्शन बोलते हैं, नहीं, मिरर वर्शन भी नहीं बोल सकते हैं उसको, ना ही हम उसको ये बोल सकते हैं कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए विच इज़ पेन स्लिप भी नहीं बोलते हैं, उसको हम मिरर वर्शन भी नहीं बोलते हैं, नन ऑफ द एबो भी नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पासबुक। ठीक है, सो पासबुक इज व्हाट, इट इज एन अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर इट्स कस्टमर्स, इसी में पूरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो पासबुक इज मेंटेन्ड बाय a bank and cash book is maintained by whom, cash book is maintained by a business entity। let us go to the question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट शोज। ठीक है, यहाँ पर ही एक आप निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको एक क्वेश्चन में, कि अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना हो तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बाय यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये तो आंसर नहीं आएगा, फिर ये तो इधर ही गया। ठीक है, बोथ ए एंड बी, जब बी इधर ही गया तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो अभी हमारे पास बचे कितने ऑप्शन, दो, वन इज ए एंड द अदर वन इज सी। यहाँ पर अगर हम सी की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड है नोशनल प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नोशनल प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, जब हम लाइक कोई भी रियल एस्टेट में जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो वो क्या करते हैं, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 4 साल तक वो लाइक कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट से उनको कितना प्रॉफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फाइन, तो उसके बाद हमें क्या बचा है, सिर्फ एक बचा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड हेंस द आंसर इज दिस वन ओनली। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। फाइन, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 10। dash dash shows the position of assets and liabilities of a business entity as on a particular date। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमें क्या दिखाएगा, द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट टू ऑन ए पर्टिकुलर, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। क्या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, किस लिए प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज वी हैव टू एस्टिमेट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, नेट प्रॉफिट विद दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉपरेशन अकाउंट बोलते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हम उसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि दिस अकाउंट इज फॉर एम्बिग्यूस ट्रांजेक्शंस, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास सिर्फ एक, दैट इज बैलेंस शीट, एंड हेंस बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो इसमें हम एक साइड में लाइबिलिटीज विच कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे पास इसका राइट हैंड साइड रहता है, उस राइट हैंड साइड में क्या आते हैं हमारे, उसमें आते हैं हमारे एसेट्स। फाइन, सो द आंसर इज सी। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज एन अमाउंट ऑफ ₹50 डेबिटेड बाय बैंक एज बैंक चार्जेस। ठीक है, तो हमारे अकाउंट ने क्या किया है, सॉरी हमारे बैंक ने क्या किया, उन्होंने हमारे अकाउंट से ₹50 डेबिट किए हैं, यानी माइनस किए हैं, डिडक्ट किए हैं। ठीक है, अगर उन्होंने हमारे अकाउंट से डेबिट किए हैं तो माइनस हुआ है, राइट। तो हम क्या कर, लाइक कभी कभी बैंक जो है वो हमें डिफरेंट चार्जेस, दे आर गोइंग टू लेवी डिफरेंट चार्जेस ऑन आवर अकाउंट, और लाइक मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, लाइक एटीएम चार्जेस होते हैं, या लाइक कभी कभी हमारी चेक बाउंस हो जाती है, उसके भी चार्जेस लेते हैं वो। ठीक है, या दूसरे कुछ चार्ज होते हैं, उन्होंने क्या किया है, वो कट किया है, कहाँ से, बैंक अकाउंट से।
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, क्या वो जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है, उसमें बोलता है क्रेडिट इन द कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? यू शुड रिमेंबर दिस, कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, जो पासबुक होता है ये कौन बनाता है? ये दिस इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। तो इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर डेबिट किया है, तो अगर वहाँ पे उन्होंने डेबिट किया है तो पासबुक में क्रेडिट होगा ही नहीं वो। ठीक है, पासबुक में क्रेडिट होगा ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है वी आर गोइंग टू ऐड इट, तो ऐड नहीं होगा वो, ऐड नहीं होगा वो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी इज क्रेडिट इन द कैश लाइक पेमेंट जर्नल, वहाँ पर क्रेडिट होगा क्या? या रिकॉर्ड इन कैश रिसिप्ट जर्नल। तो अगर हम डी देखेंगे ये भी नहीं आएगा, अगर हम देखेंगे क्रेडिट इन कैश पेमेंट जर्नल ये भी नहीं आएगा, क्रेडिट इन पासबुक होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ ही डेबिट हुआ है ऑलरेडी ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रेडिट इन कैश बुक। यहाँ पर अगर इन्होंने माइनस किया है, किसने? बैंक ने, तो जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो क्या करेगा? ही इज गोइंग टू क्रेडिट द कैश बुक। कब करेगा क्रेडिट कैश बुक को? जैसे ही उसको बैंक का स्टेटमेंट मिलेगा। फाइन, विल मूव द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन रूटीन ऑपरेशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलते। क्या हम उसको बोलते हैं लाइक पार्ट सी? व्हाट इज द पार्ट सी हियर? द पार्ट सी हियर इज फिक्स्ड एसेट्स। क्या हम उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं? नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बी, दैट इज वर्किंग capital. So you have to remember what is working capital. Working capital is the capital which is required for any organization to maintain its day to day operation, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसा करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फाइन, ओके, विल मूव द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है डैश डैश डिनोट्स द लॉस इन वैल्यू ऑन एसेट, ऑन एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन? बिल्कुल भी नहीं बोलते। अगर हम देखेंगे कि जो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? ये होता है एस्टिमेशन ऑफ ए टैक्स। अगर हम देखेंगे क्या होता है ये, एस्टिमेशन ऑफ टैक्स, एस्टिमेशन ऑफ टैक्स जो एक कंपनी को पे करना पड़ेगा किसके ऊपर? ऑन द रेवेन्यू और ऑन द इनकम दे अर्न और दे जनरेट फॉर द करंट ईयर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो होता है जब भी एक कंपनी को प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का एक पार्ट वो डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, right? That is called as dividend. So dividend is a part of profit which is divided among the shareholders of an organization. तो dividend तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बचा है हमारे पास एक दो ऑप्शन, एक है सी दैट इज डिप्रिसिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, दैट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दैट, सो बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ दैट एसेट उसका क्या होता है? वेयर एंड टेयर हो जाता है, इसलिए उसकी वजह से उसका जो वैल्यू होता है वो डिप्रिशिएट होता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है, अगर हम एक मशीनरी लेके आ जाएंगे, आज 1 लाख की लेके आएंगे, आफ्टर 1 ईयर उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू 1 लाख नहीं होता है। वो वैल्यू 1 लाख क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो वेयर एंड टीयर होता है उस वेयर एंड टीयर की वजह से उसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज सी। विल मूव द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज ICAI is the Institute of Chartered Accountants of India has issued accounting standard 6 on। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है हमारे पास अभी ऑलमोस्ट वी हैव 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, 6 वाला है, ये किसके ऊपर है? दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये जो हमारा ICAI है दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यानी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग नंबर स्टैंडर्ड 6 है दिस इज ऑन व्हाट? फर्स्ट वन मटेरियल चार्जेस, बिल्कुल भी नहीं है ऑन, इट इज़ नॉट ऑन दैट, मटेरियल चार्जेस के ऊपर नहीं है। देन इज इट ऑन डिविडेंड? नो, इट इज़ नॉट ऑन डिविडेंड। इज इट ऑन डेप्रिसिएशन? येस, एंड द आंसर इज डेप्रिसिएशन
अकाउंटिंग. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 है विच इज़ इशूड बाय ICAI. ठीक है, ICAI ने जो इशू किया है, दिस इज ऑन डेप्रिसिएशन accounting, right? So what are these accounting standards? These are common set of principles. क्या होते हैं? Common set of principles होते हैं, या हम इनको standards बोलते हैं या procedures बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो इनके अंदर जो policies होते हैं, procedures होते हैं, standards होते हैं, ठीक है, these should be followed by all the companies so that there is uniformity in रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी एक प्रोसीजर फॉलो करती है, दूसरा कंपनी वो दूसरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं. उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी कॉन्ट्राडिक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी. फाइन, विल मूव द क्वेश्चन नंबर 15. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, फर्नीचर अकाउंट इज, फर्स्ट वन इज, क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, या D1 क्या वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि अकाउंट्स कितने होते हैं और उनका जो प्रोसीजर है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वो क्या है. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट. ठीक है, कौन सा आता है, पर्सनल अकाउंट. फाइन, जस्ट ए मोमेंट, विल गो डाउन. पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट होता है अकाउंट किसका, एक पर्सन का. ठीक है, एक पर्सन का. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं फिर इस पर्सनल अकाउंट में. एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ये क्या होता है, ठीक है, इसमें वो सब लोग आते हैं जो गॉड्स क्रिएशन होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स. ये जो अकाउंट है दिस इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उसका जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल सुहेल का अकाउंट, सुहेल ये क्या है, दिस इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, जहीर दिस इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, ये होता है फर्स्ट. उसके बाद होता है दूसरा वन, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है ये क्या होता है, दीज आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ. ये जो अकाउंट्स होते हैं दे आर क्रिएटेड बाय लॉ. ठीक है, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ. फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हो, एनी प्राइवेट कंपनी जो होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड द अकाउंट विच इज क्रिएटेड फॉर दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. या किसी स्कूल का अकाउंट होता है, क्लब का अकाउंट होता है. ठीक है, क्योंकि जो लॉ होता है, लॉ की नज़रों में एक बिजनेस एंटिटी जो होती है वो एक सेपरेट पर्सन होता है. ठीक है, इट इज़ टोटली डिस्टिंग्विश, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन. ठीक है, इसीलिए हमारे पास दूसरा अकाउंट है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. उसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं ना, ये किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट. ठीक है, वेजेस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, या सैलरी अकाउंट को, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. अब इसका गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. चाहे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, इनका एक गोल्डन रूल है. गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है. ये कौन सा रूल है, ये रूल है किसका, दिस इज द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑन दिस. पेड ₹5,000, जो हमने ये भी एग्जांपल ली थी, पेड ₹5,000 टू XYZ कंपनी बाय चेक, या अगर हम कभी फिर हम कैश भी बोल देंगे, इसमें दोनों डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर क्या किया है, पेड ₹5,000 टू XYZ. तो XYZ क्या है, यहाँ पर रिसीवर है.
ये क्या करती है, XYZ कंपनी को रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है, 5,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे चेक, तो इसको चेक के थ्रू मिला है कितना, 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ XYZ को मिला है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो ये कंपनी है ये रिसीव करती है 5,000 रुपीज़, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, दैट इज XYZ कंपनी डेबिट, ठीक है, XYZ कंपनी डेबिट कितना, 5,000 रुपीज़ टू यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि इन्होंने कैसे पे किया है, चेक के थ्रू पे किया, इसीलिए हम क्या लेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर डेबिट लिखना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखना है, क्रेडिट लिखना है, फाइन। तो अगर यहाँ पर ये कैश बताता, कैसा, पेड ₹5,000 टू XYZ कंपनी बाई कैश, अगर हम यहाँ पर इसको चेक निकालते, बाई कैश लिखते, तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर फिर भी जो कंपनी XYZ है वो रिसीव करती, तो डेबिट द रिसीव, इसीलिए हमने क्या किया, XYZ कंपनी डेबिट, ठीक है। लेकिन अभी क्या मिला है, कैश, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट निकाल के कैश अकाउंट लिखना है, ठीक है। रिमेंबर दिस, अगर वो चेक बता रहे तो बैंक अकाउंट लिखने का, अगर वो कैश अकाउंट बता रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्या लिखना है, डायरेक्ट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, दैट इज पर्सनल अकाउंट। विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, जो यहाँ पर या रियल अकाउंट की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस स्क्रीन, ओके फाइन, विल डिस्कस ऑन द रियल अकाउंट नाउ। अगर हम रियल अकाउंट की बात करेंगे, रियल अकाउंट जो होते हैं, रियल अकाउंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एसेट अकाउंट्स, एसेट अकाउंट्स, ठीक है, याद रखो, रियल अकाउंट या इसको बोलो क्या, एसेट अकाउंट्स, ठीक है। और इसमें क्या, जब हम एसेट अकाउंट की बात करेंगे, हमने ये भी बात की थी इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें दोनों आते हैं, टेंजिबल एसेट और जो दूसरा है दैट इज इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये दोनों आते हैं किस में, रियल अकाउंट में। तो अगर हम यहाँ पर टेंजिबल एसेट की बात करेंगे, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है। इसमें हम फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट होता है, मशीनरी अकाउंट, या बिल्डिंग अकाउंट होता है, लैंड अकाउंट होता है, ऑल दीज आर व्हाट, टेंजिबल एसेट्स। अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, हमारे पास होता है गुडविल अकाउंट, हमारे पास होता है पेटेंट अकाउंट, ठीक है, पेटेंट अकाउंट, हमारे पास होता है से फॉर एग्जांपल कौन सा, एसेट अकाउंट में गुडविल अकाउंट आता है, पेटेंट अकाउंट आता है, और कौन सा आता है, ट्रेडमार्क का भी आता है इसमें। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल द इनटेंजिबल एसेट्स। तो अगर हम इनका गोल्डन रूल देखेंगे, जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल क्या है इसका, किसका, जो हमारे पास रियल अकाउंट है या एसेट अकाउंट, यहाँ पर हमारे पास गुडविल है, यहाँ पर हमारे पास पेटेंट अकाउंट है, ट्रेडमार्क अकाउंट है, दीज आर ऑल व्हाट, दे आर और इंटेंजिबल एसेट्स। इनका जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल क्या है इनका, गोल्डन रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमसे जाता है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड व्हाट, फर्नीचर फॉर ₹5,000। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर परचेज फर्नीचर, ठीक है, हमारे पास आया क्या, फर्नीचर, ठीक है। अगर हमने परचेज किया है तो हमसे जाएगा भी कुछ, क्या, कैश। तो कैश पे हमने यहाँ पर परचेज की, यहाँ पर चेक नहीं दिखाया है उसने, यहाँ पर सीधे बताया ₹5,000। तो फर्नीचर आया है और कैश गया है, तो हम यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, फर्नीचर आया है ना, तो इसको हम वी आर गोइंग टू डेबिट इट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इज ₹5,000, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश अकाउंट, राइट, क्योंकि कैश गया। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन ₹5,000। 5,000 क्या होगा, हमसे जाएगा, ठीक है।
तो क्योंकि रूल ही है इसका, जो एसेट अकाउंट है इसका रूल ही है, व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ₹5000, तो हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर सॉरी फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर आया है इसीलिए हम इसने इसको डेबिट किया है। हमारे से कैश गया है इसीलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर चेक होता यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, टू कैश अकाउंट की जगह आता टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज द सेकंड वन, दैट इज nominal account, sorry, this real account. We'll go to the next one, that is nominal account. Nominal account होता क्या है, we are going to discuss on this now. तो nominal account की हम अगर बात करेंगे, nominal account की अगर हम बात करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, this is related to income or gains and losses और expenses। ठीक है, losses or expenses। ठीक है, so all incomes or gains and expenses or losses we are going to record in this account which is called as nominal account। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, सैलरी अकाउंट है, या जो वेजेस अकाउंट है, या जो परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट जो है ये भी वही है। बैड डेट अकाउंट जो है, बैड डेट अकाउंट इज आल्सो व्हाट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसका जो गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का, व्हाट इज द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल इज डेबिट ऑल expenses and losses, expenses and losses and credit all incomes and gains। ठीक है, चाहे वो एक्सपेंस और लॉस हो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर वो इनकम हो या गेन हो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एनी बिजनेस एंटिटी इज देयर एंड दे हैव पेड सैलरी टू द एम्प्लॉयज, सैलरी पेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सैलरी पे हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। दैट मीन्स जो सैलरी अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डेबिट सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट, राइट। तो अगर हम उनको कैश पे कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू क्रेडिट व्हाट, कैश अकाउंट, राइट। क्योंकि कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट का जो रूल है, व्हाट इज दैट, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश जा रहा है, ठीक है, बिकॉज कैश अकाउंट इज एन, इट इज ए रियल अकाउंट, इज एन एसेट अकाउंट, तो यहाँ पर कैश जा रहा है इसीलिए वी आर गोइंग टू राइट डाउन क्रेडिट कैश अकाउंट। से फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट हम ऐसा लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, से फॉर एग्जांपल 15,000, और जो हमारा कैश अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना, इट विल बी 15,000। फाइन, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अगर हमें अभी इसको आंसर देना है कि जो फर्नीचर अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। ना ही ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, फाइन, ना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और ना ही ये पर्सनल अकाउंट है, ये भी नहीं है। फाइन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तो नहीं है ये, पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रियल अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स इट इज एन एसेट अकाउंट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। तो इसमें क्या आता है, कैपिटल आता है क्या, करंट एसेट्स आता है, सी टोटल एक्सपेंसेस एंड डी इक्विटी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, क्या इक्विटी है, नो। क्या टोटल एक्सपेंसेस है, नो। क्या करंट एसेट्स है, नो। सो द इक्वेशन हियर इज दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस यहाँ पर आता है कैपिटल। फाइन, विल गो टू द क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इट इज इन लेजर देर आर डैश डैश कॉलम्स। तो हमें ये बताना है कि लेजर में कितने कॉलम होते हैं, A4, B6, C8, D10। तो अगर हम देखेंगे एक लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं,
कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम होता है? फर्स्ट कॉलम जो है वो होता है डेट कॉलम, सेकंड जो होता है वो पर्टिकुलर्स होता है, और जो थर्ड वाला होता है वो होता है जे एफ, दैट इज जर्नल फोलियो। देन होता है अमाउंट। दिस इज ऑन द डेबिट साइड। यानी डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं, और जो हमारा क्रेडिट साइड है उसमें भी 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा होता है उधर भी क्रेडिट साइड में? दैट इज राइट हैंड साइड में। एक होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है जर्नल फोलियो, और फिर होता है अमाउंट। दैट इज एक लेजर में डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं, और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम होते हैं। तो टोटल में जो होते हैं वो होते हैं टोटल 8। Question number 18 is, in cash book the favorable balance indicates. The first one is credit balance, then debit balance, then bank overdraft, then adjusted balance. So credit balance is when credit side like amount is more than the debit side, that's called as credit balance. When debit side balance is more than the credit side, is called as debit balance. Bank overdraft is when we are withdrawing more than the amount that we have available in the bank, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो एडजस्टेड बैलेंस क्या होती है? जो भी डिफरेंस होता है दो लाइक टोटल्स के बीच में, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड एज एडजस्टेड बैलेंस। अगर हम कैश बुक की बात करेंगे, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखाएगा, इट इज़ नॉट द फेवरेबल बैलेंस फॉर द कैश बुक। कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि हम उतना पे नहीं कर सकते जितना हमारे पास नहीं है। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कैश बुक जो होता है इसमें जो फेवरेबल बैलेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज व्हाट, दैट इज़ ऑलवेज द डेबिट बैलेंस। ठीक है, इट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज कैश बुक हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। देन मूविंग द क्वेश्चन नंबर 19। 19 is on the bank statement cash deposited by a company is known as। जब भी कोई कंपनी अकाउंट में लाइक डिपॉजिट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट में क्या दिखाएगा? क्या वो क्रेडिट दिखाएगा, डेबिट दिखाएगा, लायबिलिटी दिखाएगा, एक्सपेंसेस दिखाएगा? वेरी सिंपल। जब भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में और लाइक या किसी बैंक पे जाके व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी देयर, उसके बाद ही आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। क्या आता है मैसेज? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? द आंसर वुड बी वेरी सिंपल। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, द आंसर इज क्रेडिट। ठीक है, विल मूव द क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर जब हम अगर विड्रॉ करेंगे दैट टाइम द अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, द अकाउंट विल गेट डेबिटेड। विल मूव द क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विथ। तो यहाँ पर क्या है, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, ये जो बैंक स्टेटमेंट का जो लाइक टोटल होता है उसको ये किसके साथ कंपेयर करता है? क्या उसको वो कैश पेमेंट जर्नल के साथ करता है? क्या उसको वो कैश रिसिप्ट जर्नल के साथ कंपेयर करता है? क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करता है या कैश बुक के साथ? ऑलवेज यू रिमेंबर दिस, bank reconciliation statement, it is a statement that is going to compare the totals between or the transactions between a bank statement जिसको हम पासबुक बोलते हैं एंड कैश बुक। यहाँ पर जो कैश बुक आंसर है हमारा, इट इज़ पार्ट डी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट विथ कैश बुक। विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमन इम्प्रेस्ड सिस्टम इज द डैश डैश सिस्टम। ए पेटी कैश सिस्टम, बी कैश बुक, सी कैश रिसिट एंड डी इज डिस्काउंट। तो ये आप याद रख लो, जो पेटी कैश सिस्टम होता है, ये पेटी कैश सिस्टम होता क्या है? दिस इज एन अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम एक जो बिजनेस एंटिटी होती है उसका जो स्पेंडिंग पैटर्न होता है उसको हम क्या करते हैं? वी आर ट्रैकिंग दैट लाइक स्पेंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, ठीक है, वेल इन एडवांस। तो उस अमाउंट को वो फिर क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। तो जो बेस्ट एग्जांपल है इम्प्रेस्ड सिस्टम की, इट इज़ नन अदर देन द इट इज़ नन अदर देन द पेटी कैश सिस्टम। तो पेटी कैश सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ व्हाट? सिस्टम इन द इम्प्रेस्ड सिस्टम, दिस पेटी कैश सिस्टम। ठीक है, विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है, दैट इज पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में अगर हमने कोई भी पेमेंट किया है तो उसको हम पेमेंट किया है, लाइक यहाँ पर हमने रेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है,
ये हम कैश बुक में किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में एक साइड में रिसिट साइड एक रिसिट होता है और एक दूसरा पेमेंट होता है। वेरी सिंपल, क्योंकि अगर पेमेंट ऑफ रेंट है तो पेमेंट साइड में हम इसको डाल देंगे, राइट। तो आंसर में इसमें यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर इज पेमेंट साइड, दैट इज पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक? ए, परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000, कुछ भी हमने परचेज किया है। बी, सेल्स ऑफ रुपीज़ 5,000, then received cash from Salman rupees 2,000 and credit sales of rupees 2,000। ठीक है, ये जो कैश बुक होता है, कैश बुक में हम वो सब ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं जो हम किस में, कैश के फॉर्म में जो होते हैं। लाइक जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे हमने कोई पेमेंट किया हो, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, या जो जो भी हमें रिसिट मिला हो, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए, बी एंड डी, इसमें से हमें क्लियर नहीं होता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ₹10,000, ये लाइक बैंक के थ्रू भी हुआ होगा। यहाँ पर जो सेल्स है रुपीज़, ये भी बैंक के थ्रू हुआ होगा। यहाँ पर तो क्लियरली क्रेडिट सेल्स है। बट यहाँ पर अगर हम जो ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी में ये क्लियरली बोलता है कि रिसीव्ड कैश। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टिक दिस वन, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि कैश बुक में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो पेमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो रिसिट के फॉर्म में हो। Let's go to the question number 24. When liabilities are subtracted from assets, it will be equal to। तो अगर हम क्या करेंगे, liabilities are subtracted from assets, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या बोलता है, व्हेन लायबिलिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एसेट्स, तो लायबिलिटीज को हम एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, इट इज वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर जो 24 है, इसका जो आंसर आएगा दैट इज वर्किंग कैपिटल। कैपिटल नहीं आएगा, नेट इनकम भी नहीं आएगा, गुडविल भी नहीं आएगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट? तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है रेंट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है बिल्डिंग, ऑप्शन डी है गुडविल। अगर हम देखेंगे पहले जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, कैश क्या है, कैश इज एन एसेट। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इज एन एसेट। गुडविल क्या है, गुडविल इज आल्सो एन एसेट। जो कैश है, ये मैंने बताया ये एसेट है, ठीक है। तो कौन सा एसेट है ये, वी कैन से दिस इज क्विक एसेट, ठीक है। जो बिल्डिंग है, दिस इज एन फिक्स्ड एसेट। जो गुडविल है, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी है, दैट इज ऑप्शन बी क्या है, rent expenses. So this is going to be recorded in profit and loss account, not in the balance sheet, and hence the right answer is option B. Let's move to the question number 26. The question number 26 is a current asset that can be transferred into cash within 3 months is known as। उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एसेट, बी कैश इक्विवेलेंट, सी इंटेंजिबल एसेट, डी ऑपरेटिंग एसेट। उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम 3 महीनों विद इन 3 मंथ्स अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कैश में, दैट इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट, एंड द आंसर इज बी। फाइन, द आंसर इज हियर बी। यू कैन टिक दिस आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, विल मूव द क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक इज। ऑप्शन ए है कंसाइनी, ऑप्शन बी है कंसाइनर, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दी अबो, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबो। तो इसको हमें ये बताना है कि जो कंसाइनमेंट होता है उसका ओनर कौन होता है, कंसाइनमेंट स्टॉक का जो ओनर वो कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसमें जो कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन होती है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। ठीक है, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है वो क्या करता है, ही इज गोइंग टू सेंड गुड्स टू कंसाइनी। किसको सेंड करता है,
कंसाइनी को, कौन, कंसाइनर, क्यों सेंड करता है, ताकि दिस कंसाइनी इज गोइंग टू सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंसाइनर। सिर्फ गुड्स लाइक ट्रांसफर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। जो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर सिर्फ गुड्स को भेजा जाता है टू द कंसाइन सो दैट ही कैन सेल दोज गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंसाइनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक इज, इट इज नन अदर देन द कंसाइनर। कंसाइनी इज नॉट द ओनर। ठीक है, ही इज सेलिंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ consigner and he will receive some commission for that. Let's move to question number 28. The balance on the debit side of the bank column of cash book indicates. तो जो हमारा डेबिट साइड है किसका, बैंक कॉलम का, किसका, जो हमारा कैश बुक होता है उसमें हमारा बैंक कॉलम होता है, उसका जो डेबिट साइड है, अगर उस डेबिट साइड में बैलेंस दिखाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब सीधा हुआ कि इट शोज द कैश एट बैंक। ठीक है, इट शोज द कैश एट बैंक। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दिस वन। द टोटल अमाउंट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये तो नहीं आएगा उसमें। ठीक है, द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, ये भी नहीं दिखाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, इट इज कैश एट बैंक। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is any decrease in the bank balance is recorded on a dash dash side of cash book and in dash dash column of passbook. तो अगर हमारा जो बैंक बैलेंस है, जो डिक्रीज है किसका, बैंक बैलेंस का, वेरी सिंपल। तो हम अगर पहले हमारे पासबुक की बात करेंगे, उसमें क्या दिखाएगा, उसमें वो डेबिट दिखाएगा। और जो हम अगर पासबुक में डेबिट दिखाया तो कैश बुक में क्या दिखाएगा, क्रेडिट दिखाएगा। वेरी सिंपल, तो इसका जो आंसर है वो आएगा पार्ट बी। पार्ट बी इज व्हाट, क्रेडिट, क्रेडिट इन द कैश बुक एंड डेबिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द passbook. Let's go to the question number 30, the last question. An amount of rupees 1000 is debited twice in bank statement. The effect of it on cash book. तो हुआ क्या है, जो 1000 हुआ है क्या, वो डेबिट हुआ है, यानी डिडक्ट हुआ है कहाँ, बैंक अकाउंट से दो बार। उन्होंने क्या किया है, उसको ट्वाइस डेबिट किया है, लाइक बाय मिस्टेक उन्होंने क्या किया, डेबिट किया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, किस पे, कैश बुक पे। क्या वहाँ पर हम ₹1000 ऐड करेंगे, बी ₹2000 डिडक्ट करेंगे, सी ₹1000 डिडक्ट करेंगे, या डी ₹2000 ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम उसका, अगर बैंक में डिडक्ट हुआ है 1000 तो कैश बुक में भी तो 1000 डिडक्ट होगा ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 1000 हुआ है दैट इज डेबिटेड बाय मिस्टेक। तो वो क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट एंड हेंस कैश बुक में तो हम वाई शुड वी डिडक्ट 2000 रुपीज इन आवर कैश बुक, तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे वहां पर, वी आर गोइंग टू डिडक्ट ₹1000 इन आवर कैश बुक एंड द आंसर इज व्हाट, एंड द आंसर इज पार्ट सी, दैट इज ₹1000 डिडक्ट। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।